हेलो एवरीवन। सो दिस सेशन इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए, जिसकी हेल्प से डीएनए कॉपी बनाकर सेल को इक्वली प्रोवाइड करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कब होता है? सेल साइकिल के इंटरफेस में, बार बार रिपीट कर रही हूँ, यानी कि एस फेज, सिंथेटिक फेज, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का इंपॉर्टेंट फेज है। माइटोसिस हो, मियोसिस हो, हैप्लॉइड सेल हो, डिप्लॉइड सेल हो, डिवीजन होना है तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बार जरूर होगा। मियोसिस के केस में मियोसिस 1 और 2 के बीच में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, एक ही बार होता है, वो भी स्टार्टिंग में इंटरफेस में। ठीक है, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चीजें जो है वो क्लैरिफाई करेंगे। रेप्लिकेशन कब होता है, किस तरीके से सेल डिवीजन होता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेल साइकिल एंड डिवीजन। पूरा सेशन जो है आप पूरे डाउट्स क्लैरिफाई कर पाओगे। अगेन कोई भी दिक्कत होगी तो कन्वे करेंगे जरूर। सो लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला मैकेनिज्म जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड रहता है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा का हमने कॉन्सेप्ट डील किया। तो सेंट्रल डॉगमा जो है वो क्या कहता है कि डीएनए जो है वो खुद को रेप्लिकेट करता है और आगे इंफॉर्मेशन पास करता है जनरेशन बाय जनरेशन, लेकिन जब उसे एक्सप्रेशन देना हो तो वो क्या रखेगा बीच में, एक मॉलिक्यूल को, आरएनए मॉलिक्यूल को। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ही ट्रांसलेशन होगी इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेशन दे देगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो माइंड में रख के अल्टीमेटली कंटिन्यू करते हैं विद डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि वो मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। सो डीएनए कॉपी फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, सो अब डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डेफिनेटली पता था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होती है तो कॉपी होगी, लेकिन किस तरीके से कॉपी बनती है, क्या मैकेनिज्म है, उसका आइडिया जो है वो वॉटसन एंड क्रिक ने तभी दे दिया था जब उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर इलेबोरेट किया था। तो उन्होंने ही बताया कि जो हमारे पास डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है थ्रू अ मैकेनिज्म जिसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम। तो वॉटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए जो है उसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर को मेंटेन करता हुआ रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव। अब ये क्या है, तो इसका एक बेसिक आइडिया लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले कि जैसे हमारे पास ये डीएनए है ना, ठीक है, ये डीएनए है, अगेन टू स्ट्रैंड्स विद पैरेलल अरेंजमेंट, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, राइट। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इससे जब डीएनए की कॉपी बननी होगी ना, तो कैसे बनेगी? पहले तो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा स्ट्रैंड होगा ना वो नया बनेगा, एक स्ट्रैंड हमेशा पुराना रहेगा। ये तो उन्होंने कहा कि जब डीएनए की कॉपी बननी होती है तो हमारे पास एक स्ट्रैंड पुराना ही रहता है। रेड वाला स्ट्रैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर पेरेंट डीएनए को। ये बता रहा है कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए और उन्होंने अलग अलग से क्या बनाया, डीएनए, नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाया जो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री था। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया, तो मतलब हमारे पास जो नया डीएनए बनता है ना उसमें एक पेरेंट का स्ट्रैंड होता है और एक नया वाला स्ट्रैंड होता है। तो यही है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, जिसमें रेप्लिकेशन के दौरान हमारे पास एक पेरेंट का स्ट्रैंड हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, वो पास होता है जनरेशन बाय जनरेशन। फाइन, सो दिस इज अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव नेचर। बट ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो है उसको एक्सप्लेन कैसे किया, क्या था उसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने तो बता दिया था कि भाई इस तरीके से मैकेनिज्म रहने वाला है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो नया बनेगा, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना था। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं और एक पेरेंटल होगा और न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा।
और इसी को प्रूव करने के लिए हमारे पास रिसर्चर हैं मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। उन्होंने 1958 में बताया कि हमारे पास जो डीएनए है वो एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से रेप्लिकेट करता है। तो रेप्लिकेट करने के लिए उन्होंने क्या तरीका यूज किया, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में जानते हैं। एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे क्या क्या मैकेनिज्म रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एक मीडियम लिया। व्हाट इज मीडियम? मीडियम जो है वो न्यूट्रिटिव बेस होता है। हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का बेस बनाते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया बाहर ग्रो करेगा, किसी मैटर पे ग्रो करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा और डिवाइड करता रहेगा। ठीक है, ग्रोथ एंड डिविजन जो है वो साइमल्टेनियसली होती है बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, सो मीडियम तो अगर हमें उसको लैब कंडीशन में ग्रो करवाना है तो हम क्या करेंगे, एक मीडियम बेस तो बनाना पड़ेगा ना, उसको न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा। तो मीडियम जो है वो न्यूट्रिटिव मीडियम वही होता है जहां पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो हमने मीडियम लिया तो उसमें हमने ना क्या किया था, हमने एक नाइट्रोजन सोर्स लिया था, एक जो कि था N15 से बना हुआ। ठीक है, N15 यानी कि हैवियर आइसोटोप। सो हमारे पास N15 जो है वो हैवियर आइसोटोप है, यानी कि जिस भी मॉलिक्यूल में ये इनकॉर्पोरेट होगा ना, इनकॉर्पोरेट होगा वो उस मॉलिक्यूल को हैवी बना देगा। ठीक है, उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन लिया वो 15th आइसोटोप था। ठीक है, N15 था, तो जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया जो है जब वो डिवाइड करेगा इस मीडियम के ऊपर, वो इस अकेले सोर्स को जब एब्जॉर्ब करेगा डीएनए बनाने के लिए, तो उसका डीएनए हैवी बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया, जो बैक्टीरिया थे उनको बहुत सारी जनरेशंस के लिए ग्रो करवाया, किस पे, N15 मीडियम पे। ठीक है, तो ग्रो करवाते रहे N15 मीडियम पे। तो अल्टीमेटली बहुत सारी जनरेशंस जब बन गई, उन्होंने देखा कि डीएनए जो है, अब क्या होगा, जो डीएनए होगा वो इस तरीके से होगा, हमारे पास जितने भी डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे उनमें क्या आ गया होगा, N15 आ गया होगा। क्यों आ गया होगा N15? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस को सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है ना, नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन है, तो वहां पे क्या होगा, N15 होगा, हैवियर आइसोटोप होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हैवियर आइसोटोप वाला डीएनए आ गया। अब सारे बैक्टीरिया जो जिनके पास ये वाला हैवियर आइसोटोप वाला डीएनए था, अब उनको ट्रांसफर कर दिया एक ऐसे मीडियम में जहां पे N14 यानी कि नॉर्मल आइसोटोप था, लेस हैवियर। ठीक है, अब बैक्टीरिया ने उसको यूज करना शुरू कर दिया नाइट्रोजनस बेसिस बनाने के लिए, और इसी से बेसिस से अल्टीमेटली डीएनए बना, और जनरेशन बाय जनरेशन जो डीएनए बन रहा है उसमें N14 भी आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने इन ई कोलाई को मल्टीप्लाई होने दिया इस मीडियम पे। ठीक है, इस मीडियम पे भी मल्टीप्लाई होने दिया, और अल्टीमेटली डीएनए जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करते गए। ठीक है, पहले N15 मीडियम पे डिवाइड कर रहे थे, फिर N14 मीडियम पे डिवाइड। अब डिवाइड करते करते बहुत सारी जनरेशन जब हमें मिल गई, ठीक है, तो हमने N14 पे जब ट्रांसफर कर दिया, अब हम क्या करते रहे, थोड़े थोड़े टाइम बाद जो बैक्टीरिया है उसको निकालते रहे। अब इकोलाई में क्या होता है बेटा, जो इकोलाई है ना, जो बैक्टीरिया हमने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए लिया है, वो नियरली 20 मिनट्स में डिविजन शो करता है, 20 मिनट्स में डिविजन शो करता है। तो हमने क्या किया, इसी चीज को समझा। ठीक है, समझा, और हमने हर 20 मिनट्स के बाद ना डीएनए बैक्टीरिया को निकालना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया को निकालना शुरू कर दिया हर 20 मिनट्स के बाद, और अल्टीमेटली ना उसको ना सेंट्रीफ्यूज करवाया। तो एक ना मैकेनिज्म होता है हमारे पास बेटा, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज यानी कि हाई स्पीड रोटेशन, जिसकी वजह से ना हमारे पास लिक्विड पार्ट और हैवियर पार्ट जो होता है ना वो नीचे सेटल हो जाता है, लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ना एक सेंट्रीफ्यूगेशन मैकेनिज्म जो है वो फॉलो किया, जो कि है डेंसिटी ग्रेडियंट। क्या आप टर्म देख रहे हो, पहले सारी चीजों को समझेंगे। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, जिसमें हमने ग्रेडियंट पता क्या यूज किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड। अब डेंसिटी ग्रेडियंट पता क्या होता है, हमारे पास ना हम लेयर्स बनाते हैं, जैसे एक लेयर बनाई जहां पे क्या होगा, लेस हैवियर आइसोटोप जो है वो रुक जाएगा, उसके बाद
नेक्स्ट लेयर बनाई जिसमें मीडियम हैवियर आइसोटोप जो है वो रुक जाएगा। रुक क्या जाएगा, सेटल होता है हमारे पास ना, जो हैवियर आइसोटोप्स होते हैं ना, जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ना सेटल 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 होते जाते हैं नीचे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ग्रेडियंट जब हमने बना ली ना, तो ग्रेडियंट के दौरान ना जो मॉलिक्यूल होगा वो पूरी तरह सेटल नहीं करेगा। वो पूरी तरह सेटल करने के बजाय ना, जहां उसका जो मैचिंग वाला ग्रेडियंट होगा ना, वो वहीं पे रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट्स की लेयर बनाते हैं। जो हैवियर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो लेस हैवियर होगा वो उससे ऊपर उठ जाएगा, उससे लेस हैवियर होगा ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्रेडियंट्स क्रिएट कर दिए गए यूजिंग सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इकोलाई को हर 20 मिनट्स के बाद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, वापस से रिपीट करते हैं सीक्वेंस को। हमने सबसे पहले इकोलाई को कहाँ रखा था, ऐसे मीडियम पे जहां पे N15 यूज हो रहा था, हैवियर आइसोटोप यूज हो रहा था। तो मैं रेड कलर से हैवियर आइसोटोप का अरेंजमेंट बना रही हूँ। सो हमारे पास इस तरीके से डीएनए है जिसके पास हैवियर आइसोटोप है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स में N15 रहेगा एज अ हैवियर आइसोटोप मॉलिक्यूल। ठीक है, N15 और N15 दोनों केस में, दोनों स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, 20 मिनट्स में जैसे बहुत सारी जनरेशन जब बन गई थी तो हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो तुम्हारे पास डीएनए इस तरीके से था। फिर हमने क्या किया था, इकोलाई को ट्रांसफर कर दिया था कहाँ पे, NH14 यानी कि N14 वाले मीडियम पे। तो अब इससे क्या हुआ, हमारे पास डीएनए जो बनने लगा उसमें N14 मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट होने लगा। तो मैं ब्लू कलर से बनाऊंगी दूसरा मॉलिक्यूल जो लाइटर होगा। ठीक है, N14 वाला। तो जब हमने देखा नेक्स्ट जनरेशन, तो उसमें हमारे पास 2 सेल्स बनने थे। तो 2 सेल 20 मिनट बाद जो हमारे पास सेल्स बने थे उनमें इस तरीके से मॉलिक्यूल्स थे, एक N15 वाला स्ट्रैंड और एक N14 वाला स्ट्रैंड। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से। ठीक है, सो हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड जो है वो N15 है, ये दोनों N15 मॉलिक्यूल के साथ, और एक स्ट्रैंड जो था वो N14 मॉलिक्यूल। तो ये हमने कब देखा, जब हमने N14 वाले मीडियम पे इसको ट्रांसफर कर दिया और 20 मिनट्स के बाद एनालाइज किया, तो हमें ऐसा अरेंजमेंट मिला। तो अब हमने क्या किया, अगले और 20 मिनट्स के बाद नेक्स्ट जनरेशन एक्सट्रैक्ट किया। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है हम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट जो है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इस तरीके से हमारे पास 4 स्ट्रैंड आएंगे, 2 से 4। सो अगेन N15 इन सब में है। ठीक है, सेकेंड प्लीज। सो हमारे पास N15 है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास N14। सो हमारे पास 20 मिनट बाद इस तरीके से जनरेशन आई। तो 4 जनरेशन आनी थी, 4 डीएनए मॉलिक्यूल बनने थे इस तरीके से। यानी कि हमारे पास पेरेंट वाला N15 वाला अरेंजमेंट जो है वो आगे ट्रांसफर हुआ, लेकिन 2 ही स्ट्रैंड्स, क्योंकि ये और ये 2 ही पेरेंट मॉलिक्यूल में 2 ही पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो आगे इस केस में आए हैं ना, और यहाँ पे भी इस केस में हमारे पास 2 ही N15 वाले स्ट्रैंड आगे आए हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास जनरेशन बाय जनरेशन पासिंग हो रही थी स्ट्रैंड की। ठीक है, सो इस तरीके से मैकेनिज्म होना शुरू हुआ। और हमें पता कैसे चला इस चीज के लिए, इस चीज के लिए हम पता क्या कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे थे, डेंसिटी ग्रेडियंट। तो हमने कहा था कि जो सबसे ऊपर होगा, अगर डीएनए मॉलिक्यूल सबसे ऊपर रुक गया तो मतलब वो हैवियर है। हमने क्योंकि ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया है, जिसके साथ ग्रेडियंट लेवल मैच करेगा उस ग्रेडियंट पे वो मॉलिक्यूल रुक जाएगा, उससे नीचे सेटल नहीं होगा। तो सबसे हैवियर जो है, सॉरी हैवियर जो है नीचे, सबसे लाइटर जो है वो ऊपर। तो इस तरीके से मीडियम वाले बीच में रुक जाएंगे। ठीक है, तो जब हमने इस फर्स्ट केस में सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया ना, तो हमें जो डीएनए मॉलिक्यूल मिला ना,
वो पता है कहाँ मिला? वो मिला हमें यहाँ पे बिल्कुल नीचे, यहाँ पे। वही सेकंड केस में जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया दोनों केस में, तो ऐसा आया बैंड यहाँ पे बीच में। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट था हेवियर आइसोटोप के साथ स्ट्रैंड और दूसरा लाइटर स्ट्रैंड था, है ना। सो इस तरीके से अरेंजमेंट आया, यानी कि 20-20 मिनट्स बाद हमें जो स्ट्रैंड्स की इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो इस पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगेशन मैकेनिज्म से मिल रही थी। तो हमने और 20 मिनट बाद जब नेक्स्ट केस देखा तो हमें पता कैसा मिला? अब यहाँ पे देख रहे हो आप, दो ही केस में क्या है, पेरेंट वाला ना। यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे दो अरेंजमेंट्स मिले, दो तरह के पैटर्न्स मिले सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान। एक के केस में हमें बैंड मिला कहाँ पे? यहाँ पे नीचे, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे मीडियम में, ठीक है, ये मीडियम में बिल्कुल, क्योंकि क्या था, एक हैवियर आइसोटोप वाला स्ट्रैंड यहाँ पे इस केस में, इस केस में और इस केस में एक हैवियर आइसोटोप के साथ था स्ट्रैंड, एक लाइटर आइसोटोप के साथ, यानी कि उसकी डेंसिटी मीडियम हो गई थी। तो दूसरा केस में इन दोनों नीचे वाले दोनों केस में क्या मिला? स्ट्रैंड ऊपर, बैंड जो है वो ऊपर मिला, डीएनए जो है वो सबसे लाइटर हो गया था तो ऊपर मिला बैंड, ठीक है। तो पता है सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा है, जितना हैवियर आइसोटोप है उतना नीचे सेटल हो रहा है। तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट केस में हमें देखो हैवियर आइसोटोप बिल्कुल नीचे सेटल हुआ मिला ग्रेडियंट के, सेकेंड केस में हमारे पास बिल्कुल मीडियम एरिया में मिला, पर इस केस में हमें दो अरेंजमेंट मिले, ये और ये वाला। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, पता चल रहा था कि हमारे पास एक पेरेंट डीएनए जो है उसका स्ट्रैंड ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अलग होके, कॉमन होके नहीं। अगर हमारे पास पेरेंट जो है स्ट्रैंड जो है वो एज सच ही बिना सेपरेट हुए आगे ट्रांसफर हो रहा होता, या फिर हमारे पास पूरा का पूरा नया बन रहा होता, तो हमारे पास मीडियम वाला बैंड आना ही नहीं था सेकेंड केस में। एक पूरा हैवियर अरेंजमेंट आना था, एक पूरा लाइटर अरेंजमेंट आना, जो कि पॉसिबल ही नहीं हुआ कहीं पे भी। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि अल्टीमेटली हमारे पास डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो हमारे पास डीएनए जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है और रेप्लिकेट हो रहा है, और सेम मैकेनिज्म जो है वो बाकी एक्सपेरिमेंट्स में भी प्रूव किया गया, यानी कि टेलर और उसके कलीग्स थे, उन्होंने भी 1958 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, और वो एक्सपेरिमेंट थे विसिया फाबा, यानी कि फेबा बीन्स जो है उनपे काम किया। और उनके केस में पता क्या किया उन्होंने, उन्होंने वहां पे हैवियर आइसोटोप नहीं यूज किया, उन्होंने टैग किया हमारे थायमिडीन को। थायमिडीन जो है उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप से टैग कर दिया। टैग कर दिया मतलब वो हमारे पास फ्लोरोसेंस शो करेगा। तो ये थायमिडीन जहां जहां जा रहा था ना वहां वहां फ्लोरोसेंस शो कर रहा था। तो कुछ केस में फ्लोरोसेंस दिख रही थी, कुछ के केस में नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से वो उनको पता चल गया कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था विद फ्लोरोसेंस, वो सेपरेट होकर दो जगह फ्लोरोसेंस शो कर रहा है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से उन्हें पता चल गया कि वो डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हुआ और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, दो अलग अलग सेल्स में, ठीक है। सो इस तरीके से और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, अलग अलग तरीके से हुए, जिसकी वजह से प्रूव किया गया कि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म से रेप्लिकेट करता है, यानी कि पेरेंट का स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड होगा जो न्यू बनेगा उस पेरेंट स्ट्रैंड की हेल्प से। तो मतलब पेरेंट स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और उसी टेम्पलेट को यूज करके नया स्ट्रैंड बनता है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉपी नहीं बनती है। डीएनए की कॉपी बनती है लेकिन स्ट्रैंड में से कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट बनता है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री बनता है? क्योंकि हमारा डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो सेम नहीं होते हैं। एडेनिन के साथ थाइमीन जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन जुड़ेगा, है ना। एडेनिन और थाइमीन के बीच में दो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से होता है। तो मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से डीएनए है विद ए टी जी सी टी ए टी जी सीक्वेंस के साथ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा? टी ए सी जी ए पी ए सी। तो हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड ऐसा होगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या करते हैं, दोनों जब सेपरेट होते हैं ना तो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि सेपरेशन होने के बाद ये वाला ए जो है ये क्या बनाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री टी को जोड़ के स्ट्रैंड बनाएगा, टी ए को जोड़ेगा, जी सी को जोड़ेगा, सी जी को जोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं, सिंपल सिमिलर स्ट्रैंड्स नहीं बनाते,
ठीक है। सो ये है पूरा सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सप्लेन करने का मैकेनिज्म, जिसमें हेवियर आइसोटोप यूज किया था। हेवियर आइसोटोप इसलिए यूज किया था कि डीएनए हैवी हो जाए और वो सेटल हो जाए। तो अगर हैवी होगा, दोनों स्ट्रैंड्स में हैवी आइसोटोप होगा तो बिल्कुल नीचे सेटल हो जाएगा। एक स्ट्रैंड में हैवी आइसोटोप, एक में लाइटर, तो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और वो हैवियर आइसोटोप के ऊपर बैंड बनाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास दोनों लाइटर स्ट्रैंड्स में लाइटर आइसोटोप है तो वो और ऊपर बैंड बनाएगा ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसीलिए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया गया, जिसमें हमारे पास अगर किसी को सॉलिडिफाई होकर सेटल होना होता है किसी मॉलिक्यूल को, तो पूरा नीचे सेटल नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, वो जिस ग्रेडियंट लेवल के साथ वो मैच करेगा उसका डेंसिटी, वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरा मैकेनिज्म जो कि किसने परफॉर्म किया, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। ये दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने काम किया 1958 में, और अल्टीमेटली सेम ईयर में टेलर एंड उनके कलीग्स ने विसिया फेबा यानी कि फेबा बीन्स पे काम किया था यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिन। इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सो क्लियर है ये पॉइंट। सो ये है हमारा सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। ठीक है। सो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में, यानी कि डीएनए जो है वो किस तरीके से रेप्लिकेट किया जाता है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं। लेकिन बच्चे जो हमारे एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी गई है ना, वो सारी प्रोकैरियोट से रिलेटेड है। हम उसे रिलेट जरूर करेंगे यूकैरियोट से, बट जो हम मैकेनिज्म यहाँ पे भी स्टडी करने वाले हैं वो प्रोकैरियोटिक बेसिस पे है। ठीक है। तो स्टेप्स जो है, सबसे पहले तो हमारे पास जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, तो 3 पर्टिकुलर स्टेप्स में डिवाइड किए गए हैं। सो हमारे पास नियरली 3 स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे फॉलो करने और अंडरस्टैंड करने हैं। तो 3 स्टेप्स, जिसमें से सबसे पहला है इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन। क्या क्या है। इनिशिएशन यानी कि जब हमारे पास रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट करना भी एक चैलेंज है, ऐसा नहीं कि डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी और कभी भी स्टार्ट कर दी। ठीक है। उसके बाद इलोंगेशन यानी कि जिस दौरान एक्चुअल डीएनए बन रहा है यूजिंग पेरेंट टेम्पलेट। उसके बाद थर्ड है टर्मिनेशन, यानी कि हमारे पास जब पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा तो उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन को रोकना है। तो ये 3 स्टेप्स हमें इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के दौरान डील करने। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन जो है वो शुरू होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो मैं उसके एस्पेक्ट से ही बताती हूँ। तो सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमारे पास इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे ओआरआई भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या है ये ओआरआई, कैसे स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन। तो एक बार इसके लिए ना मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, ये है हमारे पास डीएनए, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए होता है तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है। ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास इस तरीके से डीएनए स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के दौरान पता है क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पे ना एक बबल जैसा फॉर्म होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से बबल जैसा। और वो पता है क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन ऑफ साइट यानी रेप्लिकेशन यानी कि ओआरआई पे, जैसे लेट्स से हमारे पास ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इस पॉइंट पे क्या होगा, इसको पहचान के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जिसकी वजह से उसको एंजाइम पहचान लेते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है रेप्लिकेशन। और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए वो लोडिंग शुरू कर देते हैं एंजाइम्स की, जो कि रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। तो जब लोडिंग होती है तो लोडिंग के दौरान पता है क्या होता है, नॉर्मली क्या है हमारे पास, ये पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपस में जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड से, सारे बेसिस होंगे बीच में, है ना। तो क्या होता है, जब हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में एंजाइम्स लोड होते हैं तो वहां पे वो क्या करना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे रेप्लिकेशन बबल क्रिएट हो जाता है। तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो आपने बायोटेक्नोलॉजी में यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो होना जरूरी होता है, क्योंकि ये जब हम कोई नया जीन ट्रांसफर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में,
तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए उसके, ठीक है। अगर वो कंपैटिबल नहीं होगा ना तो वो दूसरी जनरेशन में नहीं जा पाएगा, उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो उसका डीएनए जब ट्रांसफर किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के दौरान, नया हम जीन डालते हैं किसी दूसरे सेल में, ह्यूमन का जीन हम बैक्टीरिया में अगर डाल रहे हैं तो बैक्टीरिया के जीन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ उसको कंपैटिबल करवाना पड़ता है, हमें उसके डीएनए के साथ, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ह्यूमन के डीएनए को जोड़ना पड़ता है इस तरीके से कि वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ कंपैटिबल होके वहां पे उस पर्टिकुलर जीन की भी कॉपी बनाए, है ना। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती और नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन नहीं जाएगा, है ना। तो अब क्या है हमारे पास, बाकी केस में तो आपको पूरा स्ट्रैंड दिख जाएंगे, इस तरीके से स्ट्रैंड दिखेंगे, बट हमारे पास ओरिजिन ऑफ साइड में जो है स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और वहां से हमारे पास शुरू हो गई पहला स्टेप यानी कि इनिशिएशन। तो मैंने यहाँ पे अगर हम इसको बीच में से कट कर दें लाइक दिस, हम क्या करते हैं पूरा ना दिखा के इस पर्टिकुलर एरिया को कट करके दिखाते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हुआ है, हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं। अब पूरा डीएनए सेपरेट क्यों नहीं किया जाता, पहले तो बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है, एक बार में हम डीएनए सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम खुद ही बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जब नॉर्मलाइज हो जाता है डीएनए स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट हो जाएगा, जब नॉर्मलाइज हो जाएगा स्ट्रैंड वापस आ जाएंगे। तो सोचो डीएनए स्ट्रैंड जब हम पूरा सेपरेट कर दें तो कितने सारे एंजाइम्स लगेंगे उस सेपरेटेड डीएनए को के स्ट्रैंड्स को होल्ड करने के लिए, ताकि वो आपस में थोड़ी देर के लिए जुड़े ना। इसीलिए क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा करके वो सेपरेशन करते हैं और थोड़े एंजाइम्स को यूज करते हैं ताकि ये स्ट्रैंड्स जुड़े ना, और फिर वही एंजाइम्स जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सेपरेशन होती है, उसमें अगर स्ट्रैंड बन गया फिर नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करेंगे एंजाइम्स, आगे की सेपरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही करके काम होता है। तो हमारे पास क्या होगा, इनिशिएशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचान लिया और अल्टीमेटली क्या होना शुरू हो जाता है उस एरिया में, अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का तोड़ना शुरू हो जाता है। और इसके लिए ना बच्चे एक एंजाइम यूज होता है, एक एंजाइम होता है हेलिकेज, जो कि क्या करता है इस तरीके से, वो ना क्या करता है जैसे जिप नहीं ओपन होती है वैसे बिल्कुल इसी तरीके से जिप की तरह उसको हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता हुआ डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना शुरू करता है और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास ये फोक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कहा जाता है रेप्लिकेशन फोक। ये रेप्लिकेशन फोक बन गया। सो मतलब इनिशिएशन के दौरान रेप्लिकेशन फोक बन जाता है और स्पेस बन जाती है ताकि डीएनए रेप्लिकेट कर सके। तो मतलब हमारे पास ये दो स्ट्रैंड जो सेपरेट हुए ना, एक स्ट्रैंड के अलग से डीएनए सिंथेसाइज होगा और दूसरे स्ट्रैंड के अलग से होगा, और यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं अलग अलग से एंजाइम, जैसे कि ये हेलिकेस है जो कि अनजिपिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, जो अनजिपिंग में हेल्प करेगा। वैसे ही ना हमारे पास बहुत सारे और एंजाइम्स भी होते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल आप रस्सी को अगर देखो वो आपस में अगर कॉइल है, तो अगर आप उसको ना दोनों धागों को ना दोनों हिस्सों को अगर रस्सी के ना खींचने, उस रोप खींचने शुरू करोगे ना एक तरफ से, तो दूसरी तरफ ना टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और सुपर कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो डीएनए के केस में भी यही होता है, तो सुपर कॉइलिंग जो है ना उसको रोकने के लिए भी एंजाइम्स हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल एंजाइम्स और होते हैं जो इस स्ट्रैंड के साथ बाइंड करते हैं ताकि जब तक रेप्लिकेशन नहीं हो जाती तब तक ये स्ट्रैंड्स वापस से जुड़ ना जाए, इनको भी होल्ड करने के लिए एंजाइम्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहा जाता है जिसे, ठीक है। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हेलिकेज जो है वो इंपॉर्टेंट है जो अनजिपिंग कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क बना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में बबलिंग हुई, तो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास स्पेस बन गई रेप्लिकेशन के लिए। तो वही अगर हम इसको यूकेरियोट्स से रिलेट करें ना, तो यूकेरियोट्स में लीनियर स्ट्रैंड होता है और मल्टीपल बबल्स बनते हैं, मतलब मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है हमारे डीएनए में, ह्यूमन के डीएनए में, यूकेरियोटिक डीएनए में। तो मल्टीपल जगह से बबल बनेगा और मल्टीपल जगह से रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। बट प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सो अब हमारे पास इनिशिएशन होगी, अब बारी है इलोंगेशन की। तो अनजिपिंग हो चुकी है, तो अब क्या होगा हमारे पास और एंजाइम्स लोड होंगे, और एंजाइम्स यानी कि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो आपको याद रखना है, और ये वो एंजाइम है जो कि
टेम्पलेट, पेरेंट टेम्पलेट को यूज करके उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है ताकि नया स्ट्रैंड बन सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और डीएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके नया डीएनए बन रहा है ना। तो डीएनए पे डिपेंडेंट है ताकि वो डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सके यूजिंग डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। ठीक है। सो अब ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये जो आपको टर्म दिख रही है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का हमने स्ट्रक्चर किया, अगेन जो हमने न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर डील किया था, तब हमने एक स्ट्रक्चर डील किया था न्यूक्लियोटाइड्स का जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप था, है ना। तो जब रेप्लिकेशन हो रही होती है ना, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें न्यूक्लियोसाइड के साथ, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड है ना उसके साथ एक नहीं, न्यूक्लियोसाइड यानी कि पेंटोज शुगर, इस केस में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बट इसके केस में एक फॉस्फेट ग्रुप नहीं, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, जिसमें से 2 को निकालना पड़ता है। ठीक है। तो आप बोलो कि 2 क्यों ऐड किए जब 2 को निकालना ही है, रिमूव ही करना है। इसका एक बेनिफिट है बेटा, वो ये कि हमारे पास जब ये सिंथेसाइज हो रहा होता है ना, पूरा प्रोसेस हो रहा होता है रेप्लिकेशन का, ये बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है। तो फॉस्फेट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। अब इनको तोड़ोगे ना तो इनमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, एंजाइम्स क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज किया, एनर्जी रिलीज हुई, इसको तोड़ा, फिर एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज हो जाती है और इसी एनर्जी को यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इंसर्ट कर, मतलब ये सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है और ये एनर्जी की तरह भी एक्ट करता है। तो आप यहाँ पे खुद एक पॉइंट देख रहे हो, इट इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट एंड एक्ट्स एज एनर्जी सोर्सेस। ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास पूरा एडजस्टमेंट होता है। और अब हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं। कौन ऐड कर रहा है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर रहा है। बट जब एडिशन होती है ना, तो पता है किस डायरेक्शन में होती है? वो होती है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो स्ट्रैंड बनेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो क्या होना चाहिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो रेप्लिकेशन फोक बनता है ना, फोक बनने के टाइम पे हमारे पास जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइम जो एंड है, जिस स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड ओपन होगा ना, उस स्ट्रैंड को कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये वाला स्ट्रैंड जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है दूसरा स्ट्रैंड जो अपोजिट, जिसका 3 प्राइम एंड फ्री है, ये है लीडिंग स्ट्रैंड। तो हमारे पास जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना बेटा, वो क्या करता है, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस शुरू कर देता है। तो हमारे पास इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। सो हमारे पास इस डायरेक्शन में शुरू कर देता है सिंथेसिस। इधर से तो कंटिन्यूस हो जाती है, जैसे कि कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनाता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है, जोड़ता जा रहा है, बॉन्ड बनता जा रहा है, इस तरीके से स्ट्रैंड बनता जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इस पॉलीमरेज को उल्टी डायरेक्शन में सिंथेसिस करनी होती है। उल्टी डायरेक्शन में सिंथेसिस यानी कि अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होगी, यानी कि स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे दूसरे लैगिंग स्ट्रैंड में जब सिंथेसिस करनी तो तब दिक्कत आती है डीएनए पॉलीमरेज को। तो वो क्या करता है, वो पूरा कंटिन्यूटी में सिंथेसाइज नहीं कर पाता, बल्कि छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बना के छोड़ देता है, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बना के छोड़ देता है। और इन स्ट्रैंड्स को, यानी कि डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज होते हैं। पर इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ना तो है ही है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स चाहिए, एक थोड़े ना चाहिए, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स चाहिए। और इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए बीच में एक एंजाइम यूज होता है जिसे कहा जाता है डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो बचे हुए स्पेस को आपस में बॉन्ड बना के जोड़ता है, फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बाद में बन जाता है। ठीक है।
डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिस वजह से जब उसको टर्न करके नई सिंथेसिस करनी होती है ना तो उससे प्रॉपर नहीं हो पाती, तो इसलिए टूटे टूटे फ्रेगमेंट्स यानी कि डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स। तो सिंथेसिस कैसे होगी, हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, जैसे जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोकैरियोटिक डीएनए का, तो हमारे पास पहले सिंथेसिस अगर इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ तक पूरी कंप्लीट होने के बाद, यहाँ तक पूरी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद इसको टर्न लेना है, तो इस डायरेक्शन में फिर सिंथेसिस होगी, फिर अल्टीमेटली दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास सिंथेसिस हो जाती है, एनर्जी हमें 2 फॉस्फेट ग्रुप दे देते हैं और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पूरा इलॉन्गेशन का प्रोसेस हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास डीएनए सेपरेट होते हैं, पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो प्रोसेस रुक जाता है। कुछ एंजाइम्स हेल्प करते हैं, कुछ प्रोटीन्स हेल्प करते हैं डेफिनेटली, तो बट हमारे पास स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही देखो, अगेन मैं वही चीज आपको रिपीट कर रही हूँ, ये हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके बाद इसका ये इंटरनल वाला अरेंजमेंट, ये आगे इंटरनल वाला अरेंजमेंट। तो अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस स्टार्ट हुई, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्ट्रैंड बन रहा है, पूरा कंप्लीट स्ट्रैंड बनेगा इस तरीके से। किस डायरेक्शन में बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बेटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में पूरा स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, इसका बॉन्ड बन गया, लेकिन इस टाइम पे इसको डीएनए पॉलीमरेज को टर्न लेना है, अब यहाँ से ये स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा इस डायरेक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से स्ट्रैंड बना और सेपरेशन हो जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पूरा पार्ट अलग हो जाएगा, स्ट्रैंड अलग हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, ठीक है। सो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म रहता है और अल्टीमेटली टर्मिनेशन हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स, एक पेरेंट का होगा, एक नया होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए खुद की कॉपी बना रहा है, ठीक है। और मैं अगेन बता दूं, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, हमारे पास 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 और 3, जिसमें से 1 और 2 का मेनली काम होता है कि हमारे पास प्रूफ रीडिंग करना, ठीक है, प्रूफ रीडिंग करना, और अगर कहीं एरर हो गया तो नए पुराने मॉलिक्यूल्स को, पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को निकाल के नया करेक्ट वाला मॉलिक्यूल डालना, न्यूक्लियोटाइड डालना। बट हमारे पास जो मेन मॉलिक्यूल एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन करता है वो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी रफली ऐसा पूछा जाए, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। तो क्या हुआ, हमारे पास पूरे प्रोसेस में इनिशिएशन हुई, इनिशिएशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और वहीं से अनजिपिंग स्टार्ट होगी, अनजिपिंग हेलिकेज करेगा और अल्टीमेटली रेप्लिकेशन फॉर्म बना देगा। रेप्लिकेशन फॉर्म बनने के बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लोड होगा ओरिजिन ऑफ साइट पे और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, और वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास सबस्ट्रेट जो होते हैं वो होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसमें हमारे पास 3 फॉस्फेट्स होते हैं। 2 फॉस्फेट के रिमूवल से एनर्जी रिलीज होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड को एडजस्ट करने के लिए और ऐड करने के लिए सफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन हो जाती है। तो स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और जो हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी स्ट्रैंड की, और जो लैगिंग स्ट्रैंड उसमें डिसकंटिन्यूस होगी, जिसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है, और अल्टीमेटली डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज जोड़ेगा और उसके बाद हमारे पास टर्मिनेशन हो जाती है पूरे प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ से कंप्लीट हुआ रेप्लिकेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है, ठीक है। अगेन तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, ठीक है। और फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर समझ आया है तो बहुत बढ़िया, और कोई डाउट रह गया है, कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करके बता देंगे, ठीक है।